सुबह का समय है, घर में अफरा तफरी मची हुई है। कृतिका अपने बेटे बबलू को तैयार करने में लगी हुई है। बबलू, जरा पैर आगे करो, जूते सही से पहनाने दो बेटा। ओके माँ। उसके बाद वो बच्चे का बैग संभालती है और उसका टिफिन भरती है। पानी की बोतल भरती है कि पीछे से आवाज आती है, अरे कृतिका, मेरा लैपटॉप कहाँ है? वहां देखिए, इस वाले टेबल में रखा है। और चार्जर? अरे आपके कमरे में ही होगा ना। ओके ओके, मिल गया। अच्छा कृतिका, नाश्ता बना क्या? टिफिन पैक हुआ कि नहीं? अरे 5 मिनट तो रुक जाइए, आपके बेटे का स्कूल का पहला दिन है आज। कम से कम आज तो मुझे उससे अच्छे से तैयार कर लेने दीजिए। आप ना हमेशा जल्दी मचाते रहते हैं। अरे कृतिका, तुम जानती नहीं हो कंपनी में मेरी नई बॉस कितनी स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी गलतियों पर कितना सुनाती है। और तुम जानती हो इतने बड़े शहर में रहना, खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। इसलिए ये जॉब भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छी जॉब मिलेगी इसे छोड़ दूंगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर जॉब छोड़ने की बात नहीं करते। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी नौकरी दी है, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए। और इस दुनिया में कौन सा काम आसान होता है? हर काम कठिन होता है, मेहनत करनी पड़ती है। शहर में तो भाग दौड़ होती ही रहती है, परेशानियां आती रहती है। इतना मत सोचिए, आप बस अपना काम करिए और हम दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा लीजिए, आपका टिफिन तैयार है और ये रही आपकी पानी की बोतल। ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थैंक यू सो मच कृतिका, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। अच्छा चलता हूँ, बॉस का कॉल आने वाला है। वो जेब से अपना नोकिया का फोन निकालता है और स्क्रीन देखता है। अरे ये तो नीतीश का कॉल है, लगता है वो जल्दी बुला रहा है। चलो चलता हूँ, बाय बाय बाय। वो बबलू को गाल पर किस करता है और घर से निकल जाता है। वहीं इसके बाद कृतिका भी अपने बेटे बबलू को स्कूल छोड़ाती है और लौट कर सोफे पर चैन से बैठ जाती है। हे भगवान, शहर की जिंदगी तो सच में बहुत हार्ड है। कितनी भाग दौड़ रहती है यहाँ। अच्छा हुआ कि मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ रही, वरना मेरा क्या हाल होता। मेरी दोस्त आकांक्षा को ही देख लो, घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, उसके तो 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। पता नहीं कैसे संभालती वो। इतना सोचते हुए कृतिका टीवी ऑन करती है, चाय और नाश्ता लेकर बैठ जाती है। अरे कल का एपिसोड छूट गया था, इतना काम था कि देखने का टाइम ही नहीं मिला। चलो अब आराम से देखती हूँ। टीवी पर एक सीरियल चल रहा था जिसमें दिखाया जाता है कि सास बहुत अच्छी है और बहू बहुत तेज। वाह बताओ, इतनी अच्छी सास है, इसके बच्चों को भी संभाल रही है, फिर भी बहू घमंड कर रही है। अगर मुझे ऐसी सास मिल जाए ना, मैं तो खुशी से झूम उठूं। तभी शाम का समय होता है और ऋतिक घर लौटता है। अरे कृतिका, मेरी माँ का फोन आया था। क्या? आपकी माँ का फोन आया? मुझे तो उनसे मिले हुए 13 साल हो चुके। उनसे मिली थी, वो भी वहां पर सिर्फ 1 दिन ही रुके थे हम लोग। हाँ, उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया, कह रही थी उनका फोन खराब हो गया है। और हाँ, उन्होंने बहुत पहले अपना एड्रेस भी बदल दिया था, अब वो गांव में नहीं रहती, वो मेरे दूर के बड़े भैया के घर रहने लगी है। वही बड़े भैया ना जिन्हें माँ जी ने बेटा मान लिया था? हाँ, वो मेरा सगा भाई नहीं है, वो हमारे पड़ोसी थे, बचपन से ही घर में आते जाते रहते थे। उन्होंने माँ की बहुत मदद की थी, इसलिए माँ उन्हें अपना बेटा मानने लगी और मुझे पराया समझने लगी। मेरी भी गलती थी, मैं भी थोड़ा अजीब था, माँ बाप से दूरी बना ली थी। और जब पढ़ाई के लिए शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ नौकरी भी करने लगा, और फिर तो बातें भी कम होने लगी। 7 साल पहले पिताजी की डेथ के टाइम वहां गया था। तब मैंने माँ को साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली खेती बाड़ी जमीन छोड़कर नहीं आ सकती। अब अचानक वो मेरे मुंह बोले बड़े भाई विष्णु के घर रहने लगी है। अब उन्होंने किसी और को बेटा मान लिया तो क्या हुआ, आप ही तो उनके बेटे हैं। अच्छा छोड़िए, अब ये बताइए माँ जी कब तक आ रही हैं? शायद 1 हफ्ते में। कह रही थी उन्हें बबलू से मिलने का बहुत मन कर रहा है, वो अपने पोते से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ आ रही है। हफ्ता बीत जाता है कि अचानक ऋतिक कृतिका से कहता है, अरे कृतिका, मुझे ना काम की वजह से कुछ समय के लिए ऑफिस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ जी कितने बजे तक आ जाएंगे ये तो बताइए। अरे चिंता मत करो, माँ कल शाम के 5 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा लंबा सफर शाम के समय ही करती हैं। मुझे याद है, बहुत पहले पापा के साथ आई थी ना यहाँ, तब भी वो शाम को ही आई थी। अच्छा अब मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मार्केट भी जाना है, सामान लेना है, और फिर शाम को बॉस के साथ मीटिंग भी है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़ेगा। बहुत काम है। तो तुम यहाँ का सब संभाल लोगी ना? अरे इन सब में मैं ये बोलना ही भूल गया कि तुम मेरी माँ को पहचान तो लोगी ना? अरे क्यों नहीं पहचान लूंगी, आपकी माँ है, थोड़ी बहुत तो शक्ल मिलती होगी ना आपसे। सही कह रही हो, तुम यहाँ सब संभाल लेना, और शायद इस बार मेरा प्रमोशन भी हो जाए तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। थैंक यू सो मच।
तुम्हारी वजह से सब आसान हो जाता है। अरे हो गया, कितनी तारीफ करेंगी मेरी। बस जिंदगी भर ऐसे ही करते रहना, बाद में बदल मत जाना। दोनों हंस पड़ते हैं और ये वाला दिन ऐसे ही बीत जाता है। तभी अगली सुबह ऋतिक अपना सामान उठाता है। वो सुबह के 7 बजे ही निकल जाता है क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी थी। शाम होती है तो दरवाजे की घंटी बजती है। कृतिका दरवाजा खोलती है तो सामने मंजुला देवी खड़ी थी। सासू मां प्रणाम, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं आपको फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे तो चिंता मत कर बहू, मैं बहुत अच्छे से आ गई यहाँ। रास्ते में एक सज्जन मिल गए, ट्रेन में मेरी बहुत मदद की उन्होंने। बहुत अच्छा बेटा था, उसे तो खूब आशीर्वाद देकर आई हूँ। अच्छा बहू, गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, जरा जल्दी से कड़क और मीठी चाय तो बना दे। जी जी क्यों नहीं। अरे बेटा आजा आजा अपनी दादी के पास आजा। दादी। वही कृतिका किचन में जाती है, चाय बनाकर सासू माँ के सामने रखती है और बैठकर बातें करने लगती है। अरे बहू पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ट्रेन में बैठे बैठे हालत खराब हो गई, जरा पैर तो दबा दे। कृतिका सासू माँ के पैर दबाती है। अगली सुबह। अरे बहू आज खाने में क्या बनाएगी बेटा? बस मेरा ना आज बहुत मन कर रहा है मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का। गांव में तो हम यही खाते थे, लेकिन अब हाथों में ताकत कहाँ रही। तो ही बना दे बिटिया। लेकिन सासू माँ मुझे मक्के की रोटी बनाना नहीं आता, आप थोड़ी मदद कर देंगी तो मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं सिखा दूंगी तुझे। दोनों किचन में खड़ी होकर मक्के की रोटी बनाती हैं। रोटी अच्छी बनती है। तभी खाने से पहले मंजुला देवी कहती है, बेटा घी है क्या? मुझे ना घी बहुत पसंद है ना माँ जी, लेकिन हम लोग ज्यादा घी नहीं खाते, मक्खन ज्यादा खाते हैं। अरे बेटा घी सबसे ताकतवर होता है, मक्खन में कहाँ ताकत। तुम शहर वाले यहाँ आकर सब भूल जाते हो। अरे देसी घी खाया करो, देसी घी। अच्छा बहू मैंने पर्ची बना दी है, उसमें जो सामान लिखा है ना वो ले आना, और हाँ 3-4 डब्बे घी के जरूर लाना। इस डिब्बे में तो ज्यादा घी ही नहीं बचा है। कृतिका आश्चर्य में रह जाती है लेकिन हाँ कह देती है। तभी मंजुला देवी घी निकालकर रोटियों पर जमकर लगाती है। बहू तो ना रोटी अच्छी बनाई है, ये ले 51 रुपये शगुन के, अब ज्यादा तो है नहीं। अरे माँ जी किससे कहा आपसे पैसे देने को, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा कितनी संस्कारी है रे तू, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी लड़के से शादी की है, तू तो बहुत ही समझदार बहू है। तारीफ सुनकर कृतिका खुश हो जाती है। तभी जब शाम को दोनों साथ बैठी होती हैं। बहू तुम सुबह लेट उठती हो, हैं? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और घर में लक्ष्मी तभी आती है जब नियम कानून कायदे से सब कुछ किया जाए। अरे घर में बरकत चाहिए तो नियम अपनाने होंगे, सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा करनी होगी, इसलिए कल से 4:30 बजे उठ जाना बहू, तब हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। कृतिका के पास कोई विकल्प नहीं होता। इतने सालों बाद सासू माँ से मिली थी इसलिए मना भी नहीं कर पाती। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उठती है, सासू से पूजा पाठ करना सिखाती है, अगरबत्ती कहाँ रखनी है, फूल कहाँ चढ़ाने, सब बताती रहती है। पूजा के बाद कृतिका नाश्ता बनाने में लग जाती है और बेटे को तैयार करने में। तभी मंजुला देवी कहती है, अरे बहू देख तो किचन कितना गंदा है, ऐसा गंदे किचन में खाना नहीं बनना चाहिए। सासू माँ इतना गंदा भी नहीं है, कल मैंने पूरियां और छोले भटूरे बनाए थे ना तो थोड़ा तेल जम गया है, आज साफ कर दूंगी। अरे बेटा ऐसे मत कहो, आजकल बोलते बोलते कई दिन निकल जाते हैं, पहले साफ करो फिर खाना बनाओ। मजबूरी में कृतिका किचन साफ करती है। अरे सही से साफ भी नहीं किया, जल्दी जल्दी में किया, चलो कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना। कृतिका सिर हिला देती है, फिर बेटे का टिफिन तैयार करती है और स्कूल छोड़कर आती है। लौट कर देखती है तो मंजुला देवी कपड़े धो रही है। अरे सासू माँ ये सुई धागा टेबल में रखा है और आप बबलू के कपड़े क्यों धो रही हैं? अरे बेटा बबलू के कपड़े कितने गंदे, देख दाग लगे हुए हैं इसमें, हर काम समय पर करना चाहिए बहू। कृतिका को अजीब लगता है। वहीं सास कपड़े धोकर दूसरे कपड़ों में बटन लगा देती है और थोड़ी बहुत जो फटी थी उसे सिल भी देती है। सासू माँ ये दूसरी शर्ट मत सिलिए, ये बहुत पुरानी हो गई है, मार्केट से नहीं लानी है। अरे पागल है क्या, शहर में रहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे उड़ाओगे। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, इसलिए पैसे बचाना सीखो। और हाँ मैंने तुमसे घी के 3-4 डब्बे मंगवाए थे, तुम सिर्फ 2 ही लेकर आई हो, क्यों? सासू माँ दुकान वाले के पास 2 ही थे, चिंता मत करिए परसों और ले आऊंगी। हाँ और अचार का डब्बा भी ले आना, कटहल का अचार बहुत पसंद है मुझे। थोड़ी देर बाद कृतिका खाना बनाती है तो साथ में मिर्ची की चटनी सिलबट्टे पर पीस कर लाई होती है। मंजुला देवी खाते समय कहती है, हाँ ये चटनी अच्छी नहीं बनी, मिर्ची सही नहीं लाई, तू सब्जी खरीदी नहीं आती तुझे? अच्छा छोड़, लहसुन का अचार खा लेती हूँ, कटहल का अचार जरूर ले आना।
सासू माँ, हम लोग अचार ज्यादा नहीं खाते हैं, आपको भी अचार ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसमें नमक भी बहुत होता है और तेल भी। अरे अचार खाना चाहिए, कुछ गलत बात नहीं होती इसमें। दरअसल बात यह ना बहू कि तुझे हमारे गांव की कोई चीज पसंद नहीं आती, इसलिए तू कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। कहीं तू मुझे नीचा तो नहीं दिखाना चाहती ना बहू? नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि तू मेरी हर बात पर ना कह देती है ना बहू, कभी हाँ कहना भी सीख। मंजुला देवी मुंह बनाकर खाना खाती है। कृतिका समझ जाती है कि सासू माँ नाराज हो गई है। अगले दिन वो देसी घी के पराठे, चाय और अचार बनाकर सासू माँ को देती है। तब जाकर मंजुला देवी खुश होती है। तो दिन ऐसे ही हंसी, गुस्सा और हल्की फुल्की नोकझोंक में निकलते रहते हैं। 5 दिन कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। मंजुला, चल आज बाजार चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धीरे धीरे मंजुला देवी और उनकी पड़ोसन रीतू देवी की दोस्ती गहरी हो गई। बातचीत इतनी बड़ी कि वे कभी कभी बाजार भी साथ जाने लगी। दोनों की आपस में खूब पटने लगी। तभी एक दिन रीतू देवी अपने पोते गुल्लू को लेकर मंजुला देवी के घर आती हैं। मंजुला बहन, आज गुल्लू को भी साथ लाई हूँ। घर में पहुंचती गुल्लू और बबलू खिलौनों की गाड़ियां निकालकर खेलने लगते हैं। दोनों गाड़ियां चलाते हुए खूब मजे लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में गाड़ियां टूट जाती है और खेल लड़ाई में बदल जाता है। तू एक नंबर का बदमाश है, चल जा मेरे घर से, चल जा, माँ इसे भगा दो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दादी है यहाँ पर। रीतू देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वहीं मंजुला देवी उनकी आंखों से सब समझ जाती है। ऊपर से रीतू देवी भी आधी चाय छोड़कर वहां से गुल्लू को लेकर चली जाती है। अरे बहू, ये क्या परवरिश की है तुमने मेरे पोते की? क्या तुमने इसे सिखाया नहीं कि किसी मेहमान से कैसे बात करते हैं? यह सब तुम्हारी गलती है। माँ जी, बच्चे हैं, कभी कभी। नहीं बहू, बच्चे वही करते हैं जो घर से सीखते हैं। देखो, रीतू का चेहरा उतर गया था, उसे कितना बुरा लगा। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर मंजुला देवी बबलू को अपने पास बुलाती है और उसे अच्छी बातें समझाने लगती है। वहीं दूसरी ओर कृतिका के मन में ख्याल आता है कि गलती तो गुल्लू की भी थी, लेकिन डांट तो सिर्फ उसे ही मिली। तब उसके अगले दिन मंजुला देवी खुद खीर, पूरी और सोया मेथी आलू की सब्जी बनाकर रीतू देवी के घर जाती है। अरे बहन, तेरे गुल्लू को खीर बहुत पसंद है ना, तो उसी के लिए लाई हूँ। अब तो कह रही थी ना तुझे पूरी और सोया मेथी का साग बहुत पसंद है, तो वो भी बनाकर लाई हूँ। दोनों छत पर बैठकर देर तक बातें करती हैं। अब बबलू ने कुछ ज्यादा बोल दिया, माफ कर देना बहन, बच्चे है ना तो। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है मंजुला, मैं नाराज नहीं हूँ भाई। थैंको। अरे तू तो अंग्रेजी में मुझसे भी पीछे है। अच्छा रीतू, मेरी बहू ना काम में बड़ी ढीली है, और तो और बबलू को ठीक से देखती भी नहीं। कभी उसके कपड़े फटे रहते हैं, कभी कितने गंदे रहते हैं, चेहरे पर भी दाग धब्बे रहते हैं उसके। देखना रीतू, मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, बिजनेस ट्रिप पर गया है, दिन रात काम करता है, और बहू यहाँ आराम से रहती है। हाँ, और तेरे पोते को तो देख कितना पतला हो गया है। तब घर लौट कर आती ही मंजुला देवी बहू को सुनाने लगती है। क्या बहू, बबलू को कभी पार्क नहीं ले जाती? दिन भर घर में रहेगा तो कैसे चलेगा? देख इसकी हालत, कितना दुबला हो गया है बेचारा। माँ जी, बच्चे हैं, ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो थोड़ा दुबला पतला तो दिखेगा ही। और वैसे भी खाना खाने में कितने नखरे करता है, हमेशा बाहर की चीजें मांगता रहता है। अरे तो क्या हुआ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही इसे बाहर का खाने का शौक लगा दिया है। जब देखो चिप्स पकड़ा देती हो, ब्रेड दे देती हो, कभी घी वाले पराठे बनाओ, मक्के की रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाओ, अरे पौष्टिक चीजें खिलाओ। सब तुम्हारी गलती है बहू, आलस ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। कृतिका चुपचाप सब सुनती रही। अब धीरे धीरे मंजुला देवी का रंग ढंग और भी बदलने लगा था। कभी वो कहती ये मत करो, कभी कहती वो मत करो, बच्चों का कपड़ा ठीक से नहीं पहना है, बच्चे के बाल ऐसे बिखरे हैं, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए, न जाने क्या क्या बोलती रहती। मुझे ना बेटा ठेकुआ खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ये बनाना आसान नहीं है, तुम्हें तो आता भी नहीं होगा। चलो हम तुम्हें सिखाते हैं, हम बताते जाएंगे, तुम बनाती जाना। तो आज की किचन क्लास शुरू होती है। अरे अरे, पानी इतना नहीं डालते, गोल बनाना है, तिरछा नहीं, थोड़ा घी कम डालो। अरे थोड़ा तो डालो। ठेकुए लगभग तैयार हो चुके थे, बस तलना बाकी था। इतने में मंजुला देवी बोली, ऐसा फिर से बनाना पड़ेगा। मजबूरी में बहू ने फिर से बनाया और इस बार भगवान की कृपा से कुछ ठीक ठाक बन भी गया। चलो कम से कम खाने लायक तो बन गया। तब जाके कृतिका ने चैन की सांस ली। शाम होते ही, आज रात को खिचड़ी बनाओ, हमारे वाली खिचड़ी, उसमें थोड़ा मसाला ज्यादा डालना। बहू ने अपनी सासू माँ के स्टाइल में खिचड़ी बना दी। सासू माँ मंजुला देवी खाने बैठी और चटनी अचार पर टूट पड़ी। माँ जी, ये वाला अचार तो बहुत ही तीखा है।
अरे बहू, काम तो मेरा बेटा कर रहा है, कौन सा तुम्हारे पैसों का अचार और घी खा रही? बार बार मुझे टोका मत करो। तुम तो चाहती हो कि मैं घी भी छोड़ दूं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने बेटे से बोल दूंगी, वो मना नहीं करेगा मुझे। सच में आजकल की बहुएं कुछ खिलाती नहीं है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपकी हेल्थ के लिए कह रही थी। अब ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, वरना कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। इतने सालों बाद आपसे मिली हूँ तो बस आपकी चिंता थी मुझे। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से मेरी रोटी पर उस वाले डिब्बे से घी लगा दे। कृतिका ने जल्दी से घी लगाया। मंजुला देवी रोटियां, अचार, चटनी, मिर्ची पकौड़ी और ठेकुआ खाकर आराम से बैठी। खाने के बाद कृतिका ने नया चादर बिछा दिया तो सासू मां आराम से लेट गई। फिर बहू अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चली गई। उधर मंजुला देवी अपने कमरे में बैठकर पुरानी फिल्म देखने लगी। टीवी पर सास बहू का फैमिली ड्रामा वाली मूवी चल रही थी। अरे मंजुला, तूने तो कमाल कर दिया। कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ आराम से बैठो, मजे से खाओ और फिल्म देखो, साथ ही ठंडी हवा खाओ, और गलती ना होने पर भी बहू को डांट दो। सब ख्वाहिशें तो पूरी हो रही है मेरी, और क्या चाहिए। मंजुला देवी मुस्कुराती रही। उधर अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। कृतिका अपने पति ऋतिक से फोन पर बात कर रही थी। अरे मंजुला, अब यहाँ से खिसकने का टाइम आ गया है। अगर इसके पति को तेरे बारे में पता चल गया तो तेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। भाग ले भाई जल्दी यहाँ से। मंजुला देवी ने जल्दी से अपनी थैली उठाई और मेन गेट की ओर बढ़ गई, लेकिन उधर सामने से ऋतिक गेट खोलकर अंदर आ रहा था। मंजुला देवी उसे देखकर चुपचाप बाहर निकल गई। कृतिका, बाहर गेट पर एक बूढ़ी औरत थी, वो कौन थी? बूढ़ी औरत? अरे वो तो आपकी माँ है ना। मेरी माँ? वो मेरी माँ नहीं थी। अरे तो फिर कौन थी वो? दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी जो आई, सास का रोल निभाई और चुपचाप निकल भी गई। अरे सच में हम तो बहुत खुश हैं। दिव्या के ससुराल वाले, अरे कितना अच्छा परिवार है, खानदानी लोग हैं, और तो और कितना प्यार है उनका आपस में। दिव्या को तो दो ससुराल वालों का प्यार मिलने वाला है। अरे पता है, सगाई में भी दिव्या को उसकी सास ने गले की चैन दी थी और चाची सास ने सोने की अंगूठी। और दोनों परिवारों में एक ही तो है ना, मेरी दिव्या को दोनों का प्यार मिलता रहेगा। हाँ हाँ, बस जल्दी ही शादी करने वाले हैं, अगले महीने। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, मुझे ना सबको फ़ोन भी तो करना है। अरे माँ, किससे इतनी देर से बात कर रही थी? कौन था? अरे तेरी बुआ जी, और कौन। पूछ रही थी कैसा है दिव्या का परिवार, ये वो। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने तो सब बता दिया। लाखों में एक है मेरे दिव्या का ससुराल, उसे एक नहीं दो परिवारों का प्यार और तोहफे मिलते हैं। माँ भी ना बुआ जी को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ती, सच में। अरे क्यों छोड़ू, वो हर वक्त कहती रहती है मेरी स्वीटी का ससुराल ऐसा है वैसा है, तो मैं क्यों ना कहूँ। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए बस। और वैसे भी ये सच भी तो है, मेरे दो ससुराल है, दोनों परिवारों में मैं अकेली बहू हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और नहीं तो क्या, तेरी चाची सास की बेटी कविता की भी शादी हो गई है, अब तो तू ही एक अकेली बहू है उस घर की। सब लोग तुझसे कितना प्यार करेंगे। अरे मेरे चाचा ससुर ना यही कहते हैं, तुम्हें शादी के बाद यहीं हमारे घर ही ले आऊँगा, देखना। वैसे भी दोनों घर साथ साथ में तो है, सिर्फ रसोई अलग है और क्या, बाकी बिजनेस तो दोनों का एक ही है, घर भी एक ही है। हाँ, और आजकल ना ऐसे परिवार देखने कहाँ मिलते हैं माँ, जहाँ इतना प्यार हो, जो अपनी होने वाली बहू को इतना प्यार करते हो। तभी तो मैं सबको कहती हूँ मेरी दिव्या के तो भाग्य ही खुल गए सच में। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं ससुराल से। मेरे तो दो ससुराल है और मैं तो खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानती हूँ। तो देखना, शादी में भी ना सब लोग तुझे कितने सारे तोहफे देते हैं। दिव्या काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों से दुगना प्यार मिल रहा था। वो खुद को भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि कहाँ सास और चाची सास दोनों किसी बहू को इतना प्यार करते हैं, लेकिन दिव्या को तो दोनों का प्यार भरपूर मिल रहा था। आजा दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर ले। हाँ, लेकिन सिर्फ इस घर में नहीं। हाँ बहू, हमारे घर में भी प्रवेश करना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या दोनों घरों की बहू है तो दोनों घरों में ही प्रवेश करेगी। दिव्या, तुम इस घर की पहली और लाडली बहू हो,
देखना तुम्हें दोनों ससुर, दोनों सास और दोनों ननदों का प्यार भी मिलेगा। जी चाचा जी। आओ आओ दिव्या, तुम्हारा दोनों ससुराल में स्वागत है। दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे सब लोग कितना प्यार करते हैं ना। हाँ, अब अकेली दोनों परिवार में एक ही बहू हो तो सब लोग प्यार तो करेंगे ही ना। पता नहीं क्यों लड़कियां बड़ा परिवार होने से डरती है। मेरे ससुराल को देखो, कैसे मुझे प्रिंसेस की तरह चाहते हैं। हाँ, पर अब इतना भी खुश मत हो। जैसे 2 ससुराल है तो जवाबदारी भी 2 परिवारों की ही होगी। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं। दोनों परिवार साथ ही तो है ना, मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं भी खुश हूँ कि तुम खुश हो। देखना, कल मेरा पहला दिन है रसोई में। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कल हमारी धर्मपत्नी क्या बनाती है। शादी की खुशी दिव्या के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने दिन की शुरुआत पूजा करने से की और रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने सबके लिए मीठा भी बनाया और कई तरह के पकवान भी बनाए। अरे वाह दिव्या बहू, तुमने तो सारा काम अकेले ही कर दिया। अरे मुझे बुला लेती। अरे नहीं माँ जी, आज मेरा रसोई में पहला दिन है ना, इसलिए मैंने सबके लिए मीठा और भी बहुत कुछ बनाया है। आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आज तुम कहती हो तो सब लोग साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, अगर नई बहू की इच्छा है तो सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं। सबको साथ बैठकर खाना खाते देख दिव्या की खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस 4 दिन की चांदनी ही थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। दिव्या, आज खाने में दाल मखनी, पनीर भुर्जी और रोटी बना देना, ठीक है? सब लोग टिफिन भी ले जाएंगे, इसलिए सूखी सब्जी का होना भी ज़रूरी है। जी माँ जी, ठीक है। भाभी, आज पास्ता बना देना मेरे लिए, मुझे ना बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ, बना देगी तेरी भाभी, मना थोड़ी ना करेगी तुझे। बिल्कुल बना दूंगी। अरे अच्छा हुआ दिव्या, तुम यहीं मिल गई बहू। वो क्या है ना, आज कविता और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पर, इसलिए आज उनके लिए स्पेशल खाना बनाना है। तुम प्लीज़ यहाँ का काम ख़त्म करके वहाँ आ जाना, ठीक है बेटा? चाची जी, मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ दाल मखनी और पनीर की सब्जी रोटी तो बना ही रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना दूँ वहाँ के लिए भी। अरे नहीं बहू, वहाँ तो दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, चावल और नान बना देना। क्या है ना, कविता को बहुत पसंद है। और वैसे भी यहाँ ना सब अलग अलग ही खाना खाते हैं। जी चाची जी, ठीक है, मैं यहाँ का खाना और काम ख़त्म करके वहाँ आ जाती हूँ फिर। हाँ बेटा, जल्दी आ जाना, हाँ, क्योंकि मेहमान भी आ जाएंगे, फिर उन्हें नाश्ता और चाय भी तो देना है। हाँ, मैंने तो कह दिया है, मेरी बहू ही सब कुछ करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों घर की बहू है हमारी दिव्या, आ जाएगी वहाँ। चलो बेटा, यहाँ का काम जल्दी से ख़त्म कर लो, फिर वहाँ चली जाना आराम से। हाँ भाभी, मेरा पास्ता मत भूलिएगा बस। हाँ ठीक है। धीरे धीरे दिव्या को एहसास हो रहा था कि 2 ससुराल की बहू होना इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी, क्योंकि उसे एक रसोई नहीं, अब 2 रसोई संभालनी होती थी। और एक सास की सेवा नहीं, बल्कि 2 सास की सेवा करनी होती थी। माँ जी, मैंने आपकी घुटनों के लिए तेल गरम कर दिया है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी सी मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। कल शादी में ना बहुत नाच लिया मैंने। अरे भाभी, हालत तो मेरे घुटनों की भी खराब है बेटा। तेल गरम कर ही दिया है तो मेरी भी मालिश कर देना। हाँ जी चाची जी, बैठिए, माँ जी की मालिश के बाद आपकी भी कर देती हूँ। अरे दिव्या बहू, गरम तेल से मालिश कर रही हो तो ज़रा सर में भी मालिश कर देना। है, बहुत दुख रहा है सर। जी माँ जी, कर देती हूँ। अच्छा दिव्या, तो सर में भी मालिश कर लेती है क्या बेटा? फिर तो मुझे भी कर देना, मेरा सर ना रूखा रूखा सा हो गया है। जी चाची जी, इन दोनों की मालिश करते करते मेरे हाथ पांव दुखेंगे तो मेरी मालिश कौन करेगा? हे भगवान, क्या क्या सोचा था कि 2 ससुराल हैं, दोनों सास की पसंदीदा बनी रहूंगी तो मेवा ही मेवा मिलेगा। सबके साथ ढेर सारी बातें करूंगी। यहाँ तो काम ही इतना है कि बातें करने का क्या, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा। दिल के अरमान पानी की तरह बह गए।
अरे थोड़ा सा जोर लगा कर मालिश कर बेटा। ऐसे, शाबाश। जी माँ जी, दो सास तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जरा सोचिए कि दो ननदे हो जिनकी, तो हालत क्या हो उनकी। हमारी दिव्या के मजे के दिन अब खत्म होने को थे। भाभी, मुझे ना आपका वो लाल रंग का सूट चाहिए था, मेरी सहेली की शादी ना, उसमें पहनना है। हाँ, अभी देती हूँ। दिव्या भाभी, मुझे आपका वो गुलाबी रंग का सूट चाहिए था, मुझे अपने ससुराल की फंक्शन में पहनना है। अभी ला कर देती हूँ। भाभी, ये लाल नहीं, मुझे वो गुलाबी रंग का सूट दीजिए। अरे लेकिन वो तो काजल दीदी ले रही है ना। इसका यही होता है, हमेशा जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही उसे चाहिए होती है। अरे अब झगड़िए नहीं, मेरे पास ना 2 गुलाबी रंग के सूट हैं, मैं आप दोनों को देती हूँ, रुकिए। दिव्या भाभी, आप कितनी अच्छी है, आप हम दोनों को गुलाबी रंग का सूट गिफ्ट कर रही हैं। गिफ्ट? और नहीं तो क्या, हम दोनों से प्यार जो इतना करती हैं, है ना दिव्या? हाँ, करती तो हूँ। एक काम करिए ना भाभी, आप इस पर मैचिंग गहने और पर्स भी दे दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, और मुझे वो ना तुम्हारी शादी के जो अगले दिन लिया था ना, वो वाला देना, वो बहुत सुंदर था सच में। हाँ भाभी, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है। मेरे ससुराल में तो सब कहते हैं कि दिव्या तो तेरी सगी भाभी से भी बढ़कर है। जी, अभी लाती हूँ। वो वाला दुपट्टा भी अच्छी तो लगूंगी, सारे सूट और पर्स तो यही ले जा रही हैं, अब मेरे लिए क्या बचेगा। और खुश हो दिव्या, 2 ससुराल है, राज करूंगी, 2 ननदे हैं, सहेलियां बन के रहेंगी। यहाँ तो मुझे ही कंगाल कर दिया इन दोनों ने, ये दोनों तो मेरे कपड़ों की सौतने बन गई। हाय रे मेरे प्यारे कपड़े। दिव्या, वो वाला गले का हार भी दे दो। हाँ जी। एक चक्की की तरह दिव्या दोनों घरों के बीच पिसती जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, और कोई बहू तो थी नहीं जिससे कहती कि तुम कर लो, और ना ही कोई और बहू आने वाली थी। अब जो थी यही थी। अरे दिव्या बहू, आज अच्छे से घर को सजा देना, आज क्या है ना, मेरे मायके से कुछ लोग आने वाले हैं, तो घर थोड़ा साफ सुथरा और सजा हुआ दिखना चाहिए। जी माँ जी, मैं घर साफ कर देती हूँ और फूल भी ले आती हूँ, और घर को थोड़ा सा सजा भी लूँगी। अरे वाह, ये अच्छा है, थोड़े फूल ज्यादा ही ले आना बहू। क्यों चाची जी, आपको भी चाहिए था क्या फूल? अरे आज मेरे घर भी ना मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, इसलिए घर को थोड़ा सजा देना। वहाँ भी, यहाँ के लिए तो फूल ला ही रही है ना, वैसे भी वहाँ भी हाथ लगा देना थोड़ा सा बिटिया है। चाची जी, पर मुझे लगता है कि आज मुझे शायद वक्त नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ भी माँ जी के मायके वाले आ रहे हैं ना, वो लोग शाम तक रुकेंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मेरी सहेलियां वैसे भी शाम को ही आएंगी, तू चिंता ना कर, हम लोग तेरे से इतना काम थोड़ी ना करवाएंगे, यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर वहाँ आना। और यहाँ कुछ ज़्यादा मत बनाना बेटा, बस पकोड़े, मसाला पापड़ और शरबत बनाना है, और कुछ नहीं। और वहाँ भी कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है बहू। हाँ ठीक है, बस 3-4 पकवान बना देना, और कुछ नहीं। मैंने कह दिया है अपनी सहेलियों से कि मेरी बहू ज़्यादा कुछ नहीं बनाएगी, बस वही पिज्ज़ा बर्गर जैसा कुछ हल्का फुल्का बना देना उनके लिए। हैं? ये दोनों तो ऐसे बोल रही हैं हल्का फुल्का, जैसे ये सारे पकवान बनने में बस 10 मिनट लगते हैं। आज भी मेरा पूरा दिन इनकी खातिरदारी में ही जाएगा। सोचा था आज तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, यहाँ तो इन्होंने कुकिंग कोर्स ही करवा दिया। क्या सोच रही है बहू, फूल लेने नहीं जाना? बस सोच रही हूँ कि मैं भी तो एक फूल ही हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला फूल। आती हूँ मैं फूल लेकर। इतनी प्यारी है, खुद को ही फूल कह रही है। अरे कोमल सी है ना, इसलिए कह रही होगी। 2 ससुराल का स्वाद चखने के बाद अब दिव्या जान गई थी कि क्यों लड़कियां शादी के बाद इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है, और आज तो उसका दुख अपनी सहेली पिंकी के सामने छलक ही गया। मत कर ये गलती पिंकी, अभी भी वक्त है, भाग जा। अरे क्या हो गया है तुझे,
जब से आई है तब से यही बोल रही है, मेरी शादी होने वाली है और तू मुझे भागने को बोल रही है। अरे मैं तेरी सच्ची सहेली हूँ इसलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, मत कर ये गलती, मत कर। देख मुझे देख, मेरे ससुराल में ना 4 सब्जियां बनती है। मेरे ना 2 ससुराल, एक में सास एक में चाची सास। चाची सास के ससुराल में 50 फूल के 2 किस्म के रायते, कढ़ाई भर के चावल, और तुझे पता है ये सब कौन करता है? मैं करती हूँ ये सब अकेले, क्योंकि मैं एक ही तो बहू हूँ ना 2 ससुराल में। इसलिए शादी से पहले मैंने सोचा था कितना मजा आएगा, इतना अच्छा परिवार है, सब साथ में रहेंगे। लेकिन अब मुझे तो लगता है कि जब खाना अलग अलग खाना है, जब बर्तन अलग अलग है, मेहमान दोनों के अलग अलग जाते हैं, तो साथ में क्यों रह रहे हो? मैं समझती हूँ तेरा दुख दिव्या। नहीं पिंकी, तू नहीं समझ रही है, तभी तो शादी कर रही है। देख तुझे ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे 2 ससुराल संभालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, मेरी बात सुन। तुझे पक्का यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं ये शादी नहीं करूँगी बस। ठीक है, पर तू ना घर से भागने की तैयारी करके रख, और मैं ये आइडिया आजमा के देखती हूँ। दिव्या पिंकी के बताए हुए आइडिया को आजमाने वाली थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, उनकी दोनों सासों ने कहा कि आज गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना है, जिसकी तैयारी में वो जुट गई। अरे आइए आइए काकी, कितने दिनों के बाद आप दोनों हमारे घर आई हैं। अरे अब क्या करे, हम दोनों की उम्र भी तो हो गई है, बस घर से निकला नहीं जाता। अरे ये तो नई बहू है ना, आकाश की पत्नी? हाँ जी काकी, आकाश की बहू है ये। अरे जानकी, तेरे तो भाग ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है। अरे काकी ये हम दोनों की बहू है, बहुत प्यारी है। हाँ काकी, चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो दोनों घरों की बहू हूँ, और कोई है भी कहाँ। मैं ही तो इन दोनों की सेवा करती हूँ, और मेरी दोनों सास मुझसे बहुत प्यार करती है ना। मैं आज भी अगर कह दूँ ना तो ये दोनों अपने गहने, अपना सारा सामान मुझे दे देंगी, है ना। वो क्या है ना, एक ही तो बहू हूँ ना मैं इनकी, इनके बाद सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। क्यों माँ जी, क्यों चाची जी, है ना, मैंने सही कहा ना। इन दोनों के जाने के बाद तो दोनों घरों की भाग दौड़ मेरे ही हाथ में आने वाली है। हाँ ये तो बात सच है, शीला की तो कोई बहू है नहीं, तो उसका सब कुछ भी तुम्हें ही मिलेगा। हाँ मैं तो कहती हूँ अभी से तुम दोनों चाबियाँ दे दो बहू को। ये सच में ना बहुत अच्छा सुझाव है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर दिव्या मेरी सेवा करेगी तो मेरा सब कुछ उसे देना होगा, लेकिन फिर मेरी काजल का क्या होगा? नहीं 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 नहीं। दिव्या मेरी बहू है, लेकिन मुझे खुशी को भी तो देना है, आखिर वो मेरी बेटी है। अब देखते हैं कि मेरी दोनों सास कितनी सेवा लेती है मुझसे। अगले दिन सुबह, अरे माँ जी, आज खुशी रसोई में क्या कर रही है? अरे बहू वो क्या है ना, खुशी कह रही थी कि मम्मी मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके लिए आज खाना बनाऊंगी, तो तू आज आराम कर ले थोड़ा सा, इसे भी मेरी सेवा करने दे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं चाची जी को देख कर आती हूँ, अगर उन्हें कोई काम हो तो। अरे नहीं नहीं दिव्या बहू, मुझे कोई काम नहीं है, मेरा सारा काम तो हो गया है आज। तू भी तो थक जाती होगी ना 2 घरों को संभाल कर, मैं देख लूँगी सारा काम। हाँ तू यहाँ का काम देख ले बेटा। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। पिंकी, अब तो तेरी शादी पक्की है। क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। अब लग रही हूँ मैं 2 ससुराल की बहू, जिसके पास आज कोई काम नहीं है। खन्ना परिवार में रामकली अपने बेटी चमन और बेटी काजल के साथ रहा करती थी। वो लोग अपर मिडिल क्लास लोग थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर सब कुछ था। और आजकल उनके घर में चमन की शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ जल्दी चलो, हमें बाजार जाना है। ये काजल कहाँ है? कहीं भी जाना हो तो ये लड़की हमेशा लेट करती है। अरे जल्दी बुलाओ इसको। देख रही हो मम्मी, भाभी के लिए शॉपिंग करने जाना है तो कितने उतावले हो रहे हैं भैया, और हम लोग मार्केट चलने को कह देते हैं तो इनका मुंह बन जाता है। भाभी के आने से पहले ही देख लो कैसे बदल गए।
आ जाने के बाद तो उनके आगे पीछे ही घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिंग करना मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं भला ये सिर दर्द क्यों पालूंगा। ये सब काम तो घर की औरतें ही करे, वही सही रहता है। हाँ हाँ, बस रहने दो भैया, हम लोग सब जानते हैं। आए बड़ा हमें समझाने वाली। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम आपको जानते ही नहीं है। मम्मी आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसको समझा लो वरना मैं इसे मार्केट लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, बंद करो ये सब और चलो। इतना काम पड़ा हुआ है और तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और फिर चमन की शादी रीना से हो जाती है। रीना को अपनी बहू और भाभी के रूप में पाकर रामकली और काजल भी बहुत खुश होती हैं। पर रीना की एक बुरी आदत थी, वो मायके बहुत जाया करती थी और उन दोनों को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी मैं ज़रा जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। जरा नहीं, पूरी चली जा। पर जा कहाँ रही है ये तो बता। अपनी घर जा रही हूँ। अरे पर तू परसों ही तो गई थी, कोई काम है क्या? सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? जी वो मम्मी से कुछ बात करनी है। भाभी आप कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहती अपनी मायके? मायके इतना जाना भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा मतलब क्या? जब ज़रूरत पड़ती है तो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना बिना काम के मायके जाती हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुजरिम थाने में हाजिरी देने जाता हो। जो कहना है सीधे सीधे कहो ना, ताने क्यों मार रही हो? वैसे भी मेरा मायका है और मुझे वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। सीधे सीधे ही तो कह रही हूँ, ताना कहाँ मारा मैंने। मेरा तो बस इतना कहना है कि अब आपकी शादी हो गई है, ये आपका घर है, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मायके में। शादी के बाद मायके का मुंह कम कर दो। अब यही आपका घर है तो इसके लिए ज़्यादा सोचा करो, ना कि मायके के लिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मायके जाना चाहिए या नहीं। अभी तो तुम सिर्फ बातें बना सकती हो, बाकी वक्त ही बताएगा मायके का मोह कैसे खत्म होता है। राहु, ये कौन सा तरीका है बात करने का अपनी ननद से? वो सही तो कह रही है कि तुम्हें ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी माँ के ही पल्लू से बंधी रहोगी तो अपने पति का क्या ख्याल रखोगी? इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोला भला? मैं उनका ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, पर अब आप कह रही हो तो कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना जाऊं। पर अभी तो मुझे जाना है, इसलिए अभी के लिए मुझे माफ करिए। देख रही हो माँ, अभी से भाभी तुम्हारी बात को काटने लगी है। थोड़ा ध्यान दिया करो भाभी पे। तू सही कह रही है बेटा, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि ये बिना बात मायके ना जाया करे। रीना अपने मायके के लिए निकल जाती है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और कुछ वक्त के बाद वो दिन भी आ जाता है जब काजल शादी करके अपने मायके से विदा ले रही थी। मैंने अपनी बच्ची को बहुत नाजों से पाला है, उसका ख्याल रखिएगा। अब चिंता न करिए मम्मी जी, मैं काजल को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो ससुराल में इतनी खुश होगी कि वो मायके को भूल जाएगी। काजल की शादी विनोद नाम के एक लड़के से होती है। विनोद एक छोटी सी कॉर्पोरेट नौकरी करता था, इसलिए वो लोग इतने अमीर नहीं थे जितने कि काजल के घर वाले थे। उसके मायके और ससुराल के बीच का यही आर्थिक अंतर आगे चलकर उन सब के लिए एक परेशानी बन गया। बहू, अरे ओ बहू, कब तक सोती रहेगी? उठ जा, यहाँ सूरज सर पे आ गया है और एक ये लड़की है अभी तक उठी ही नहीं। ससुराल में ऐसे काम नहीं चलता। जी जी माँ जी, उठ गई। इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? क्या हो गया? इतनी जल्दी उठकर कौन सा तीर मारना है बताओ जरा, बिना बात की नींद खराब कर दी। जल्दी, 10 बजने को आ गया है, दोपहर होने वाली है और तुम्हें ये जल्दी लग रहा है। हाँ तो अपने घर में तो मैं 11 बजे उठती थी, तो मेरे लिए तो ये जल्दी ही है ना। आखिर जल्दी उठकर करना भी क्या है? ये तेरा मायका नहीं है, यहाँ हम लोग सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं और आगे से तुम भी टाइम पे उठना। ये तुम्हारा मायका नहीं है, याद रखना। अच्छा ठीक है, उठ रही हूँ। पर नौकर से बोली पहले मुझे एक बैठी दे दे, बैठी के बाद ही मेरी आँख खुलेगी। जल्दी भेजना वरना मुझे फिर से नींद आ जाएगी। महारानी, ये आपका राजमहल नहीं है जो यहाँ नौकर हो, यहाँ काम खुद करना पड़ता है। उठ और नाश्ता बना। बेचारा विनोद को तो मैंने बना कर दे दिया था, वरना वो भूखा ही ऑफिस चला जाता। अब जल्दी उठ और कुछ खाने को बना। अरे तो इसमें बेचारे वाली क्या बात है? आज तक आप ही बना रही थी ना उनके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी जो आप ऐसे बोल रही हो? तेरे आने का क्या फायदा है फिर?
शादी इंसान किस लिए करता है भला? अच्छा अच्छा बस करिए माँ जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। काजल बड़ी मुश्किल से उठती है और नाश्ता बनाकर सर्व करती है, पर वो नाश्ता जला हुआ था। उसके घर में तो नौकर चाकर थे, इसलिए उसे कोई भी काम ढंग से आता ही नहीं था। हे राम, कैसी बहू है ये, नाश्ता बनाया तो वो भी खाने लायक नहीं। काश मैंने शादी से पहले तेरा घराना नहीं तुझे ढंग से देख लिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। छोड़िए माँ जी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई, जो बनाया है वो खा लीजिए। अरे बस बातें बनानी आती है तुझे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब तो इस घर की बहू है और तुझे सीखना पड़ेगा। अभी तक जैसा भी आता था वो तेरे मायके में रह गया, अब तू इस घर की बहू है और तुझे सब आना चाहिए। सरला काजल को काम सिखाना शुरू करती है, लेकिन काजल का आलस इसके आड़े आ जाता है। वो हर समय काम से बचने की फिराक में ही रहा करती थी। बहू जल्दी किचन में आ जा, रोटी बनानी है। जल्दी आ, खाना बनाने में देर हो रही है। अरे बहू कहाँ रह गई? उफ, वो फिर काम आ गया। एक काम करती हूँ, मम्मी को मिस कॉल मार देती हूँ, उनकी कॉल बैक आएगी तो काम से बच जाऊंगी। अरे बहू कहाँ है तू? इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगती, जितना मर्जी आवाज लगा लो। हाँ बस आ गई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए, आज क्या काम करना है? काजल अपनी मम्मी को मिस कॉल मारकर किचन में चली जाती है। अभी 2 रोटी भी नहीं बन पाई थी कि उसकी कॉल बैक आ जाती है। अरे मेरे फ़ोन पर ना किसी की कॉल आ रही है माँ जी, आप रोटी बनाइए, मैं देख कर आती हूँ। काजल फ़ोन के बहाने से काम से बचकर निकल जाती है और जाकर बातों में लग जाती है। हाँ बता मेरी बच्ची, कैसे कॉल कर रही थी? कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में, सब खुश है ना? कुछ नहीं, बस यूँ ही बात करने का मन हो रहा था। काफ़ी वक्त हो गया, आपने तो कॉल तक नहीं की। हाँ वो मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तेरे ससुराल में भी ये खाना बनाने का समय है, तुझे जाकर काम करना चाहिए बेटा। फ़ोन तो तू बाद में भी कर लिया करना है, अभी जाकर खाना बना ले। अरे कोई बात नहीं ना, रोज़ मैं ही तो करती हूँ, आज मेरी सास कर लेगी तो क्या हुआ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि वो बना लेंगी आज का खाना। इतने में ही सरला किचन से काजल को आवाज़ लगाती है। अरे बहू अगर बात हो गई हो तो आकर रोटी बनवा ले। अरे जा जा बेटा, तेरी सास बुला रही है, पहले सास का काम सुन ले। हाँ अरे वो तो बुलाती रहेंगी ना, आप बात करो ना, मैं कह दूंगी कोई ज़रूरी बात चल रही थी। उनका क्या है, पूरा दिन छोटी छोटी बात पे बहू इधर आ लगा रहता है। ये गलत बात है मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सास है, उनकी बात सुना करो। अब आप ना उनकी साइड ना लो, बात नहीं करनी मत करो, लेकिन उनकी साइड लेकर तो मत बोलो। काजल इसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके काम से बच जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा था। बहू ये बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कभी धो भी लिया करो इनको। घर की हालत देखो, लगता ही नहीं इस घर में कोई बहू है, पूरा का भर कूड़ा घर बन गया है, कभी सफाई भी कर दिया करो। ओहो माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो दरअसल क्या है ना, मेरे मायके में नौकरी कपड़े धो देते थे, तो मुझे कभी धोना ही नहीं पड़ा। और घर साफ तो है, पता नहीं आपको हर जगह गंदगी दिखाई क्यों देती है। तुझे यहाँ आए कई महीने हो गए और अभी भी तू अपना मायका नहीं भूल पाई। चल जा कपड़े धो और उसके बाद घर की सफाई भी करना। मुझे आज घर बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। काजल मशीन में कपड़े डाल तो देती है, लेकिन फिर 2 दिन तक निकालना ही भूल जाती है। बहू, ए बहू कहाँ हो काम चोर? सुन भी ले या तेरे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है। क्या करूँ इस लड़की का, कोई कैसे इतना काम चोर हो सकता है। ये क्या तरीका है बुलाने का माँ जी? आप क्या सीधे मुँह से बात नहीं कर सकती हो? नहीं, तू क्या कोई महारानी है जिसके लिए अनाउंसमेंट होगा? ये 2 दिन पहले मशीन में कपड़े डाले थे, अभी तक निकाल नहीं पाई तू। इन कपड़ों के लिए क्या तेरे मायके से नौकर बुलाया है जो अभी तक इनको सूखने नहीं डाला? अरे वो मेरे मायके, एक बार और मायके का नाम लिया तो मायके ही भेज दूंगी, मायके की दुश्मन। हाँ तो भेज ही दो, वहाँ सुकून तो रहेगा कम से कम। बस जुबान चलाना आती है, हाथ चलाना नहीं आता काम के लिए। ये कपड़े निकाल कर सूखने डाल, मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं, वरना ये कपड़े तेरे मायके ही भेज दूंगी।
काजल गुस्से में वो कपड़े निकाल कर सूखने डाल देती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम में जब विनोद ऑफिस से आता है तो वो उससे भी लड़ने लगती है। दिन भर ऑफिस में रहते हो और घर आकर भी तुम्हें फोन चलाना है। क्या देख रहे हो फोन में? और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी लड़की से बात कर रहे हो क्या? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बोले चली जा रही हो? कुछ सोच समझ कर बोला करो, या मुंह में जो आएगा वही बोलोगी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब है ना। ठीक तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। तुम लोग जो बोलो वह सही होता है, बाकी सब गलत होता है। काजल, माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखो। मैंने कहाँ कुछ कहा? मैं तो यही कह रही थी कि उनका दिमाग सही है और तुम्हारा दिमाग सही है, बाकी पागल मैं हूँ। तुम दोनों जो कहो वो सही है, बाकी सब गलत। एक तो ऑफिस में बॉस की चिक चिक सुनो और घर आकर तुम्हारी सुनो। 1 मिनट का सुकून नहीं है जिंदगी में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया था। मेरा बोलना इतना ही खलने लगा है ना, तो मुझे मायके भेज दो। मेरे जीवन में भी थोड़ी शांति हो। हाँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ ना, कल की जाती अभी चली जाओ। फालतू में दिमाग खराब करेगी। मैं भी थक गया हूँ रोज रोज के झगड़ों से। अच्छा है तुम अपने मायके रहो, मैं भी खुश रह पाऊंगा। काजल यही तो चाहती थी कि विनोद उसे मायके जाने को कह दे। वो फौरन अपना सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब वो अपने भाई भाभी को खुश देखती है तो उसे उनसे जलन होने लगती है और अब वो बिना बात भाई और भाभी की लड़ाई करवाने लगती है। माँ ने मेरी शादी कैसे घर में करा दी है। वहाँ तो सुकून ही नहीं है। एक तो काम करो, ऊपर से फिर सास की बातें सुनो, और पति ऐसा कि उसे अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं। और एक यहाँ मेरी भाभी है जो इतने ठाठ से खुशी खुशी रह रही है। किस्मत हो तो मेरी भाभी जैसी। काजल जलन के चलते अपने भाई के कान भरने लगती है। भैया, मुझे ना आपको कुछ बताना है, पर वादा करो आप भाभी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं ना किसी की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती। हाँ बताओ क्या बात है? भला हमारे बीच में लड़ाई क्यों होगी? साफ साफ बोलो क्या बात है? मैंने ना आज सुबह भाभी को फ़ोन पर बात करते सुना था। वो किसी से आपकी बुराई कर रही थी। कह रही थी चमन तो मेरी मुट्ठी में है, मैं उससे जो चाहती हूँ वो करवा लेती हूँ। देखो भैया, मेरा काम था आपको बताना। अब आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर अब मैं रीना की खबर तो ज़रूर लूँगा। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है। वो चाहती थी कि उसके भाई भाभी के बीच में लड़ाई हो जाए और उसकी भाभी अपने मायके चली जाए, पर उसे ये नहीं पता था कि रीना का फ़ोन खराब है। पता नहीं क्यों पर काजल मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी। उसे पता नहीं था कि तुम्हारा फ़ोन खराब है, इसलिए वो कह रही थी तुम फ़ोन पर मेरे बारे में किसी से बुराई कर रही थी। अरे मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। वो मुझे भी ना आपके बारे में भड़का रही थी। मुझे लगता है कि ये अपने ससुराल से लड़कर आई है, वरना इतने दिन हो गए ना विनोद का कोई फ़ोन आया ना ये वापस गई। कुछ तो गड़बड़ है। आप ज़रा पता तो करो बात क्या है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें काजल को समझाना पड़ेगा। अगर वो अपने ही घर में ऐसा करेगी तो ससुराल में क्या करके आई होगी। रामकली और चमन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए और अपने ससुराल में एडजस्ट करना चाहिए, पर वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। विनोद उसे बुलाने भी आता है पर वो नहीं जाती और इसलिए वो लोग फिर एक नाटक रचते हैं। अच्छा ही हुआ काजल नहीं गई। अब मेरी बेटी उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। क्यों माँ जी, क्या हुआ? विनोद जी ने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, क्योंकि तुम्हारे नंदोई दूसरी शादी कर रहा है। अरे वो इतना खराब लड़का निकलेगा, अगर ये पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कभी ना करवाती। अरे बाप रे, नंदोई जी तो बड़े तेज निकले। भला एक बार भी उन्होंने काजल के बारे में नहीं सोचा? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? क्या ये सच है? अब सच हो या झूठ हो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो अब यहीं रहना है बेटा। वैसे हाँ, ये है तो सच्ची। काजल ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसे भले ही अपना ससुराल पसंद ना हो, पर विनोद एक बहुत अच्छा लड़का था। वो उससे प्यार भी करता था, इसलिए वो तड़प उठती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है। कहाँ है वो कलमुही? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में कोई भी कलमुही नहीं है, सिर्फ एक गोरे मुंह वाली है जो मेरे सामने खड़ी है। पर मम्मी तो बता रही थी कि वो एक नाटक था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बस गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पा रही हो। काजल ये सुनकर रोने लगती है और फिर सल्ला से भी माफ़ी मांगती है। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ
अब से मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी और आलस पूरी तरह त्याग दूँगी। कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ कि इतने सालों की बनी आदत 2 दिन में नहीं जाती। तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करूँगी। ये सुनकर वो सरला के गले लग जाती है और फिर उस दिन से वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।